हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच नए एपिसोड लेके आए हैं। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और साथ में मिलकर सुनते हैं। देव का फोन हाथों में लेकर सौंदर्या देख ही रही थी कि देव ने गुस्से में उसके हाथों से फोन खींच लिया। सौंदर्या समझ गई कि आज मामला गंभीर है। बॉस वाली क्वालिटी तो है आप में, लेकिन ये गुस्सा सूट नहीं करता आप पे। अब वैसे मेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वाली ये कहानी आपको कैसी लगी? बंद करो अपनी बकवास और मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा नंबर देने की उन्हें? डोंट बी सो मीन देव। अगर कोई कुछ मांग रहा है तो उसे दे देना चाहिए। और फिर आपने सुना नहीं, वो लड़कियां आपकी कितनी तारीफ कर रही थी। वैसे हैंडसम तो आप काफी हैं, और अगर इसका फायदा उठाकर हम थोड़ा बिजनेस कर लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कल नशे के बाद आज होश में दूसरी बार सौंदर्या के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद देव का गुस्सा गायब हो चुका था। वैसे ना चाहते हुए भी वो सौंदर्या से बहुत देर तक नाराज नहीं रह पाता था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। बिजनेस करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहे तो ये देखो, तुम्हारे इस नंबर चैरिटी के बाद मुझे कितनी सारी लड़कियों के मैसेज आए हैं। कोई मुझसे दोस्ती करना चाहती है तो कोई मेरे साथ कॉफी पीना चाहती है और कोई सिर्फ मिलना चाहती है। ये देखो, एक ने तो मुझे अपनी फोटो तक भेजी है। डिस्गस्टिंग। इसका मतलब है मैं जितना सोचती हूँ आप उससे ज्यादा गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव हैं। अच्छा लगा जानकर मुझे। तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैं भी उनमें से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो इसमें बुराई क्या है? आर यू श्योर? सच में इसमें कोई बुराई नहीं है? मतलब कि मैं आजाद हूँ? हाँ? क्या आपको कभी लगा कि मैंने आपको बांध कर रखा है? आप हमेशा से आजाद थे देव, और हमेशा आजाद रहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप उनमें से नहीं जिन्हें लेकर मैं इनसिक्योर रहूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ? आखिर कितना जानती हो तुम मुझे? शादी वाले दिन आपने ही मुझसे कहा था ना कि आप किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकते जिसके पास फीलिंग्स ही ना हो। तो जो इंसान शादी के बाद एक बेड पर सोते हुए भी अपनी वाइफ के साथ एक दूरी बनाए रख सकता है, वो उन लड़कियों के साथ गलत करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है जो उसे अभी अभी एक ऐप पर मिली है? क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रही हो? बिल्कुल नहीं। ये कहने के साथ ही अपने काम में लगी सौंदर्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देव एक एक करके अपने मोबाइल से सारी लड़कियों के नंबर्स डिलीट कर रहा था। वो दौड़कर जब तक उसके पास आई तब तक वो सारे नंबर डिलीट कर चुका था। सौंदर्या का चेहरा बुझ गया। ये क्या किया देव? सारे नंबर्स डिलीट कर दिए आपने? देखो ना, मैं रैंडम लोगों को अपने अकाउंट में रखता हूँ और ना खुद रहना पसंद करता हूँ। रही बात लड़कियों की, तो बिल्कुल नहीं। और तुम्हें अगर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो तुम प्लीज अपना नंबर यूज करो, मेरा नहीं। वैसे भी बिजनेस का पहला रूल यही है कि अपना पर्सनल नंबर हर किसी को मत दो। बिजनेस के लिए एक अलग बिजनेस नंबर होना चाहिए। देव और सौंदर्या बातें कर ही रहे थे कि तभी रात के 8 बजे के करीब गजेंद्र प्रताप दोनों के लिए अपने हाथों से बना खाना लेकर आए। सौंदर्या ने आगे बढ़कर उनसे खाने का डिब्बा लिया और उन्हें कुर्सी पर बिठाते हुए अपना कलेक्शन दिखाया। ये देखिए पापा, हमारी आज की कमाई। अगर हम इसी तरह काम करें तो जल्दी अपने लिए नए घर का डाउन पेमेंट सेव कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। वैसे पहले दिन ही कुछ घंटों में इतनी कमाई देखकर मैं ये तो समझ गया हूँ कि तुम बिजनेस में जबरदस्त हो। देखा देव, सौंदर्या का स्टॉल का आइडिया काम कर गया। देव ने अपने डैड की तरफ खामोशी से देखा। वो समझ गए कि देव को अब भी ये स्टॉल का आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और दोनों को खाना खाने के लिए बिठा दिया। तभी एक यंग कपल उस स्टॉल पर आया और गजेंद्र प्रताप एक दुकानदार की तरह उन्हें सारे प्रोडक्ट्स दिखाने लगे। देव खाते हुए उन्हें लगातार देखे जा रहा था। कौन कहेगा कि ये वही खरबपति गजेंद्र प्रताप सिंह है जो लक्ष्मी एम्पायर के चेयरमैन है? अपनी बहू के प्यार में कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। देव ने एक नजर अपने डैड को देखा और एक नजर सौंदर्या की तरफ देखा।
जो जल्दी जल्दी खाना खाए जा रही थी। ये देखकर देव ने सोचा इसमें एलिगेंस नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा देव को इस बात की चिंता सता रही थी कि सौंदर्या खाना चबा भी रही है या सीधे निगलती जा रही है। वो खाना छोड़कर अपने डैड की तरफ गया, जिन्होंने अभी अभी एक यंग कपल को एक बैग बेचा था। देव ने उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की। जिनके अपने 4 लाख वर्कर्स हों, वो जब किसी और के स्टॉल पर काम करें तो कैसा लगता है डैड? कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी छोड़ो, अपनी कहो। एक जिद्दी बिजनेसमैन और बेटे से ओबीडियंट हस्बैंड बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है, जो अपनी वाइफ के लिए उसके साथ स्टॉल लगाए खड़ा है? गजेंद्र प्रताप ने नहले पे दहला दे मारा और इससे देव पूरी तरह चिढ़ गया था। उसे पता था कि उसके डैड जो कह रहे हैं वो सच हैं, लेकिन वो चाहकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसने कुर्सी पर पड़ा अपना कोट उठाया। आज मुझे ऑफिस में ओवरटाइम करने के लिए कहा गया है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ, ऐसे अचानक ओवरटाइम? उन्हें जाने दीजिए पापा, नई नई जॉब है। अगर कंपनी ने कहा है ओवरटाइम के लिए तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता वो ओवरटाइम की वजह से यहाँ से गया है। मुझे लगता है ये जो मैंने आकर तुम दोनों के बीच में अपनी नाक घुसा दी है ना, ये उसकी वजह से चिढ़कर यहाँ से चला गया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है पापा? आपकी देव से कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा ये बताओ, आज कितने बजे तक यहाँ रहने का इरादा है? पापा, आज पहला दिन है तो मैं सोच रही थी कि अगर आज हम रात 12 बजे तक स्टॉल खुला रखे तो शाम के साथ रात को आने वाले लोगों को भी हमारे स्टॉल के बारे में पता चल जाएगा। आप क्या कहते हैं पापा? सही कह रही हो तुम। मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। स्टॉल का पहला दिन था और सौंदर्या अकेली थी, इसलिए घर जाकर समय पर सोने की बजाय गजेंद्र प्रताप वहीं उसके साथ स्टॉल पर रुक गए थे और दूर बैठे सौंदर्या के कस्टमर्स से बात करने के तरीके को और उन्हें कन्विंस करने के बिजनेस स्किल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। रात के 11 बजे सौंदर्या ने देखा उसके मोबाइल पर शनाया का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाया, शनाया रो रही थी। हेलो शनाया, तू रो क्यों रही है? तू कुछ मत पूछ सौंदर्या, बस जितनी जल्दी हो घर पहुंच। आर्ना को बहुत तेज बुखार है और घर में कोई नहीं है। ऐसे में 2 बच्चों को लेकर मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं? प्लीज तू जल्दी आ जा। शनाया को रोते देख सौंदर्या ने गजेंद्र प्रताप को स्टॉल बंद करके घर जाने को कहा और वो तुरंत अपनी स्कूटी लेकर शनाया के घर पहुंच गई थी। शनाया ने आर्ना को गोद में उठाया और छोटा रुद्र सो रहा था। सौंदर्या ने जल्दी से रुद्र को गोद में उठाया और दोनों टैक्सी करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। अब तू आर्ना को लेकर इमरजेंसी में जा, मैं रुद्र को लेकर यहाँ बैठी हूँ। तू टेंशन मत ले शनाया, सब ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी में आर्ना की ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी थी, लेकिन शनाया वहीं बैठी थी। तभी रुद्र की नींद खुल गई और वो रोने लगा। सौंदर्या ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। आखिरकार उसे हार कर शनाया के पास इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा। आई एम सॉरी यार, लेकिन रुद्र चुप ही नहीं हो रहा, शायद भूखा है। हाँ, इसे दूध पिए 3 घंटे हो चुके हैं। वैसे भी इसे रात को हर 2 घंटे में दूध पीने की आदत है। ला दे मुझे। शनाया रुद्र को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। तभी सौंदर्या ने जैसे ही शनाया से उसकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और सुजॉय के बारे में पूछा, शनाया रोने लगी और उसने बताया, आज हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ और मेरी सास मेरी सिस्टर इन लॉ के घर चली गई। वो कह रही थी कि वो हर रोज मेरे बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। उन्होंने मुझे ताना मारते हुए ये भी कहा कि अगर मुझे जॉब ही करना था तो बच्चे ही नहीं पैदा करने चाहिए थे। अब जब किए हैं तो मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए। मेरी जॉब को लेकर हंगामा मचा रखा है यार इन लोगों ने। और सुजॉय, उसने कुछ नहीं कहा? वो तो पहले से ही मेरे जॉब करने के खिलाफ रहा है। वो भी अपनी माँ और बहन की हाँ में हाँ मिला रहा था।
और उन्हीं के साथ अपनी बहन के घर चला गया। आरना की तबीयत बिगड़ने के बाद जब रात को मैंने उसे फोन किया तो उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मैं हर रोज की इस खींचातानी से सच में थक गई हूँ यार। इनमें सबसे ज्यादा मुझे सुजॉय का बिहेवियर हर्ट करता है। कभी कभी मुझे लगता है मेरे बच्चे अनाथ हैं। ये कहते ही शनाया जोर जोर से रोने लगी। तभी एक नर्स आरना को गोद में उठाए हुए आई और सौंदर्या को देते हुए बोली कि वो अब ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत है। थैंक यू सिस्टर। सौंदर्या, रुद्र सो चुका है, तुम इसे पकड़ो, मैं आरना को गोद में लेती हूँ। ठीक है। सौंदर्या ने जैसे ही छोटे रुद्र को अपनी गोद से सौंदर्या की गोद में दिया, वो रोने लगा। शनाया ने फिर रुद्र को गोद में ले लिया और सौंदर्या आरना को उठाने लगी। रहने दे सौंदर्या, आरना को तू नहीं उठा पाएगी। रुक, मैं रुद्र को सुला के आरना को लेती हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आरना सौंदर्या से बोली, आंटी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं चलूंगी। नहीं बेटा, तुम मत चलो। अभी रुद्र को सुलाकर मैं उसे आंटी को देती हूँ, तब तक तुम यहीं बैठो। नहीं मम्मी, पापा ने कहा है कि आज वो हमारे साथ एक कार्टून फिल्म देखेंगे। मुझे जल्दी घर जाना है। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। मैं सच में सौंदर्या आंटी के साथ चल सकती हूँ। सुजॉय से आरना का ये अटैचमेंट देखकर शनाया को फिर रोना आ गया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो सोच रही थी जो बच्चे सुजॉय से इतना प्यार करते हैं, उनकी उसे जरा भी फिक्र नहीं है। शनाया और सौंदर्या किसी तरह रुद्र और आरना के साथ हॉस्पिटल गेट पर आए और उन्होंने घर के लिए टैक्सी कर ली। उनकी टैक्सी सिनेमा हॉल से होते हुए गुजर ही रही थी कि आरना जोर से चिल्लाई, मम्मा, वो देखो पापा की कार। सौंदर्या और शनाया ने चौंक कर देखा तो सचमुच वो सुजॉय की कार थी। फ्रंट सीट पर उसके साथ कोई बैठा भी था, लेकिन अंधेरा होने के कारण समझ नहीं आया कि वो मेल था या फीमेल। क्या ऑफिस के साथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही शनाया सुजॉय की एक और चीटिंग को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या शनाया अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर देने के लिए सुजॉय से डिवोर्स ले लेगी? क्या देव के दिल पर सौंदर्या के प्यार ने दे दी है दस्तक? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसा कि आरना ने कहा था, वो सुजॉय की ही गाड़ी थी और गाड़ी में सुजॉय किसी लड़की के साथ था। ये देखते ही शनाया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन आरना के सामने उसने अपने इमोशंस पर काबू रखा। घर पहुंचकर सौंदर्या ने शनाया से बात की। अगर तुम कहो तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकती हूँ और मैं सुजॉय से बात करती हूँ कि बीमार बच्ची को छोड़कर इतनी रात को वो किसके साथ फिल्म देखने गया था। नहीं सौंदर्या, बहुत रात हो गई है और मैं नहीं चाहती कि अभी बच्चों के सामने कोई बखेड़ा खड़ा हो। और फिर तुम्हें भी काफी देर हो गई है, तुम घर जाओ। सुजॉय से मैं अकेले में बात करूंगी। ठीक है, ख्याल रखो और जब भी मेरी जरूरत हो बेहिचक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सौंदर्या शनाया को लेकर काफी परेशान थी, लेकिन ना चाहते हुए भी इस मैटर में वो कुछ नहीं कर सकती थी। सौंदर्या अपने घर के लिए निकली ही थी कि रात 2:30 बजे के करीब सुजॉय अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए जैसे ही घर में घुसा, उसकी नजर सामने बैठी शनाया पर पड़ी। वो चौंक गया। अरे शनाया, इतनी रात को तुम बच्चों को बेडरूम में छोड़कर ड्राइंग रूम में क्या कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी बेबी? पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तुमने देखा तो था ना, मैं माँ और देवो के साथ उसके घर गया था। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हारी गाड़ी अभी 1 घंटे पहले सिनेमा हॉल के पास देखी थी। तुम्हारी बाजू वाली सीट पर कोई लेडी बैठी थी। क्या तुम इतनी रात को अपनी माँ को फिल्म दिखाने ले गए थे? शनाया,
क्या बकवास कर रही हो तुम मेरा पीछा कर रही थी? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है 2 बच्चों के साथ मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? बकवास तुम कर रहे हो सुजॉय। तो फिर ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी के साथ फिल्म देखने गया था? तो तुम ये एडमिट करते हो कि तुम फिल्म देखने गए थे? थैंक यू। क्यों? क्या मैं फिल्म देखने में नहीं जा सकता? कोई गुनाह है फिल्म देखना? फिल्म देखना गुनाह नहीं है सुजॉय, लेकिन आधी रात को अपने परिवार, अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ फिल्म देखना गुनाह है, समझे तुम? ओ प्लीज, इतनी रात को मुझे तुमसे लेक्चर नहीं सुनना है। और तुम मुझे ये कह रही हो शनाया? तुम आईने में अपनी शक्ल देखिए पहले। समय के साथ ना तुम शक्ल से नहीं दिमाग से भी भद्दी हो गई हो, भद्दी। मुझे तुम्हें देखकर चिढ़ होती है यार। गलती करने के बावजूद सुजॉय जिस आत्मविश्वास से शनाया की कमियां गिना रहा था, उसे देखकर शनाया को लगा कि वो आगे बढ़कर सुजॉय को एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर उसने खुद को रोक लिया। लेकिन वो खुद को रोने से नहीं रोक पाई। उसे रोता देखकर सुजॉय चिढ़ गया। ओ प्लीज शनाया, प्लीज, अब ये रोने धोने की एक्टिंग मेरे सामने मत करो। मैं बाहर जाकर मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें बाहर जाकर मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद को साबित करना है ना? वैसे क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, क्या साबित करना चाहती हो? हाथ छोड़ो मेरा, दर्द हो रहा है मुझे। शनाया की चीख सुनकर आरना दौड़कर आ गई, जिसे देखते ही सुजॉय ने शनाया की बाह छोड़ दी। शनाया ये देखकर काफी डर गई थी। शनाया के चेहरे पर दर्द था, लेकिन आरना को देखकर वो मुस्कुराने लगी थी। तभी आरना ने आगे बढ़कर सुजॉय का हाथ पकड़ लिया। पापा, आज हम कार्टून फिल्म देखने वाले थे ना? सुजॉय कुछ कहता या आरना उसे सिनेमा हॉल वाली बात कहती, उससे पहले ही शनाया उसे लेकर बेडरूम में चली गई। कार्टून फिल्म कल देख लेना बेटा, अभी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है ना, तुम अभी सो जाओ। जागती रहोगी तो बुखार फिर आ जाएगा। चलो जल्दी से आंखें बंद करके सो जाओ। शनाया की तरह सुजॉय भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, बस कभी कभी लापरवाह हो जाता। आरना की खराब तबीयत की बात सुनते ही उसने शनाया से इस बारे में बात की। आरना सामने नहीं होती तो शनाया सुजॉय को शायद कुछ भी नहीं बताती, लेकिन उसके सामने एक लविंग कपल बनकर शनाया ने सुजॉय को शांति से पूरी बात बताई और सुजॉय परेशान हो गया। सुजॉय को परेशान देखकर आरना उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, पापा, आप ना मम्मी से प्लीज लड़ाई मत किया कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता और रुद्र को भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज पापा। नहीं बेटा, पापा मम्मी से लड़ाई नहीं करते। वो आपकी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। अब तुम सो जाओ। हाँ, हम कल पक्का कार्टून फिल्म देखेंगे, आई प्रॉमिस। आरना को सुलाकर सुजॉय और शनाया ड्राइंग रूम में लौट आए। सुजॉय ने शनाया की तरफ देखा। सोमवार को तुम ऑफिस मत आना, मैं सब संभालूंगा। तुम या आरना का ख्याल रखना। ये क्या बात हुई सुजॉय? हर बात में तुम मेरा ऑफिस क्यों ले आते हो? क्योंकि अगर तुम ऑफिस नहीं जाती ना तो तुम बच्चों का बेटर ख्याल रख पाती, समझी? ना आरना को बुखार आता और ना आधी रात को तुम्हें इस तरह अकेले हॉस्पिटल भागना पड़ता। समझ गई तुम? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। तुम्हारे रीजंस कितने बेहुदे हैं सुजॉय। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि जब तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम उसके पास नहीं थे और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? शनाया को सुजॉय पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो वहां से निकलकर बच्चों के पास आ गई। उसे लगा उनके झगड़ों की वजह से आरना की नींद फिर ना खुल जाए। उस रात भी दोनों अलग अलग कमरों में सोए। शनाया काफी देर तक जागती रही और सोचती रही कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। वहीं शनाया के घर से निकलकर सौंदर्या 2:45 को अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंचकर उसने देखा गजेंद्र प्रताप जाग रहे थे। तुम आ गई बेटा, बहुत देर हो गई तुम्हें। हाँ पापा, लेकिन आप अब तक क्यों नहीं सोए? इतनी देर तक जागने से आपकी तबीयत बिगड़ गई तो? मेरी तबीयत को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी दोस्त शनाया की बेटी की तबीयत कैसी है अब? उसकी तबीयत तो ठीक है पापा, लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं है।
मैं किसी और दिन इस बारे में आपसे बात करूंगी। अभी प्लीज आप सो जाइए। पापा, देव घर पर हैं? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। अभी शायद नहा रहा है। गजेंद्र प्रताप की बात सुनते ही सौंदर्या अपने कमरे में चली गई। उसने बाथरूम का दरवाजा नॉक करके देव से बात करने की कोशिश की। तुम इतनी देर रात तक काम कर रहे थे? प्लीज, जब मैं बाथरूम में रहूं तो नॉक मत किया करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम इतनी देर से आए इसलिए पूछना चाहती थी कि अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं कुछ बना सकती हूँ। बट एनीवे, देव को सचमुच भूख लगी थी, क्योंकि शाम को भी वो थोड़ा सा ही खाकर निकला था। जब सौंदर्या ने उससे खाने के बारे में पूछा तो उसने अपनी आवाज नर्म कर ली। तुम खाने में कुछ भी बना दो, मैं खा लूंगा। ठीक है। नहाने के बाद कमरे से देव बाहर आया और सोफे पर सो रहे अपने डैड को देखकर नाराज हो गया। आपने तो कहा था कि स्टॉल शुरू होते ही आप यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर? चला जाऊंगा, 2 दिन में चला जाऊंगा। 2 दिन में? यहाँ मेरे लिए एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा है और आप 2 दिन की बात कर रहे हैं। 2 दिन क्यों? आपने तो आज के लिए प्रॉमिस किया था ना। अभी चला जाऊं? नहीं, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? कल चले जाइएगा। कल नहीं, 2 दिन बाद। मैंने ऊपर वाला कमरा रेंट पर ले लिया है। अभी उसमें कोई है, वो 2 दिन में जाने वाला है। उसके जाते ही मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। डोंट वरी। क्या आप अपना मैंशन छोड़कर यहाँ रेंट पे रूम लेकर रहेंगे? आर यू सीरियस डैड? दिन ब दिन सौंदर्या के साथ एक बेड पर सोना देव के लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन ऊपर वाले घर की बात सुनकर वो और परेशान हो गया। तभी सौंदर्या ने देव को आवाज दी और वो अंदर चला गया। सौंदर्या ने देव के लिए एग नूडल्स बनाए थे। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो प्लीज सीख लो, लेकिन इतना बुरा खाना मत बनाया करो। क्या कहा? मैं बुरा खाना बनाती हूँ? लाओ, ये एग नूडल्स मुझे दो। अरे नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। मैं तो बस कैजुअली कह रहा था। ये कहकर देव एग नूडल्स खाने लगा। उसे खाते देखकर सौंदर्या सोचने लगी, कोई एग नूडल्स भी इतने एलिगेंट वे में कैसे खा सकता है। सौंदर्या को अपनी तरफ इतने ध्यान से देखते हुए देव ने चुटकी बजाई। आवाज सुनकर सौंदर्या का ध्यान टूट गया। इतने ध्यान से देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी। वैसे भी आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सारी लड़कियों ने नजर लगा ही दी है। देव की ये बात सुनते ही सौंदर्या को हंसी आ गई। वो बिना कुछ कहे पलके झपकाते हुए बेड पर आकर लेट गई। अपने नूडल्स खत्म करके देव भी आकर सौंदर्या की बगल में लेट गया। सौंदर्या उसे शनाया के साथ आज जो हुआ वो बता ही रही थी कि अचानक देव की नजर सौंदर्या के गुलाबी होठों पर आकर ठहर गई। अच्छा, एक बात बताओ सौंदर्या, तुमने कभी किसी को किस किया है? What? तुम्हें अचानक ये सवाल क्यों और कैसे सूझा? सवाल के जवाब में सवाल करने की तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। क्या तुमने कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस किया है? तुम्हें कैसे पता कि मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड था? फिर सवाल के जवाब में सवाल। अब तुम्हारा सवाल ही ऐसा है तो मैं क्या करूं? लेकिन तुमने अचानक से ये सवाल क्यों पूछा, बताओ ना। बस ऐसे ही दिमाग में ख्याल आ गया। तुम जवाब नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। बहुत नींद आ रही है मुझे। कहने को तो देव कह गया, लेकिन सच ये था कि आज भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं बगल में लेटी सौंदर्या तुरंत सो गई। देव सोई सौंदर्या को लगातार देखे जा रहा था। क्या गजेंद्र प्रताप के घर से जाने के बाद देव के मन में हर रोज मचने वाली ये हलचल थम जाएगी? कौन थी सुजॉय के बगल में बैठी वो लेडी जिसके साथ सुजॉय फिल्म देखने गया था? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
आज संडे को देव और सौंदर्या दोनों के ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से सौंदर्या ने पूरे दिन स्टॉल ओपन रखने का फैसला किया। इसलिए वो देव को लेकर सुबह सुबह ही अपने स्टॉल पर पहुंच गई। छुट्टी का दिन होने के कारण यहाँ काफी भीड़ थी। अभी सौंदर्या ने देव की मदद से अपना स्टॉल ओपन किया ही था कि कल आई कॉलेज की कुछ लड़कियां आज फिर आ गईं। लेकिन आज वो कुछ खरीदने नहीं बल्कि देव से कंप्लेन करने आई थी। दिस इज नॉट फेयर सर। पहले अपना नंबर देकर हमसे खुद कनेक्ट किया और फिर डिलीट कर दिया। हाँ, वेरी मीन सर। एक तरफ सारी लड़कियां देव से जहां कंप्लेन कर रही थीं, वहीं देव इन्हें इग्नोर करते हुए अपने मोबाइल में लगा हुआ था। सौंदर्या देव के एक्सप्रेशन देखकर चुप थी, लेकिन लड़कियां लगातार देव से अपने दिल की बात कहे जा रही थीं। आई रियली लाइक यू सर। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी, बस एक बार नजर उठाकर तो देखिए। हाउ रूड सर। हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आप हमें इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। सच अ हार्टलेस मैन। एग्जैक्टली, आई एम अ हार्टलेस मैन। हैप्पी? व्हाई सर? यू डोंट लाइक गर्ल्स? नो, क्योंकि मैं एक मैरिड मैन हूँ और वो रही मेरी वाइफ। अगर आपको स्टॉल से कुछ खरीदना है तो ठीक है, वरना आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सौंदर्या की तरफ उंगली दिखाते हुए जैसे ही देव ने इशारा किया, सारी लड़कियां शॉक हो गईं। वो दौड़कर सौंदर्या के पास गईं। मैम, आपने तो कल हमसे कहा था कि ये आपके बॉस हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये आपके हस्बैंड हैं। प्लीज बताइए सच क्या है? हाँ मैम, प्लीज बताइए। अगर ये सच है तो कितनी लड़कियां रो रो कर मर जाएंगी, क्योंकि कल जब से कॉलेज ग्रुप पर इनकी फोटो वायरल हुई है, हर लड़की इनकी दीवानी हो गई है। सौंदर्या ने सभी की बातें सुनी और उनके उदास चेहरे को देखकर समझ गई कि कल उससे वाकई गलती हो गई थी। सौंदर्या ने पहले देव की तरफ देखा, जो खामोशी से उसे ही देख रहा था। आई एम सॉरी गर्ल्स, ये सब मेरी गलती है। एक्चुअली ये मेरे बॉस नहीं, मेरे हस्बैंड है। आई एम सॉरी अगेन, प्लीज लीव। सारी लड़कियां उदास होकर चली गईं, लेकिन देव का चेहरा अब भी गुस्से से लाल था। ये देखकर सौंदर्या हैरान थी। नाउ व्हाट? अब किस बात की नाराजगी? अब तो मैंने सबको भगा दिया। तुमने भगा दिया? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैंने ऐसा कब कहा? तो क्यों कभी किसी को कहती हो कि मेरे बॉस हैं, कभी कहती हो मेरे हस्बैंड है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पपेट हूं, जिसे तुम अपने मन मुताबिक जैसे चाहो ना चाहो? देव की बातें सुनकर सौंदर्या समझ ही नहीं पा रही थी कि आज देव को हुआ क्या है। उसने देव की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कहीं आप मुझसे इसलिए तो नाराज नहीं कि मेरी वजह से उन लड़कियों से कनेक्ट करने का मौका आपने गवा दिया? सौंदर्या की बात सुनकर देव ने उसे गौर से देखा। हाँ, यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है। तो जाइए कनेक्ट कीजिए। मैंने आपको बांध कर नहीं रखा है देव, लेकिन बिना सोचे समझे मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? माय फुट। जब वो मुझे घेर कर खड़ी थी तो तुम्हारे चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं कि तुम्हें मुझ पर बहुत ट्रस्ट है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। देव की बेकार बातों का सौंदर्या ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी वो सिर्फ सौंदर्या को चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा है। फिर भी वो उदास हो गई। वो तो मैं आज भी कह रही हूँ, लेकिन सैड पार्ट ये है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ओह, तो तुम फिर से सेंटिमेंटल हो गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए सौंदर्या? मैं सेंटिमेंटल नहीं हूँ, और एक बात अच्छे से कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपसे ना उन लड़कियों से जो आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं। और प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे लिए ये वर्ड यूज मत करना। यूं तो नेचर से देव काफी गुस्सैल, एरोगेंट और रूड किस्म का था, लेकिन जब वो सौंदर्या के साथ होता तो वो कुछ और ही हो जाता। अपने आप से ऑपोजिट एक फन लविंग शख्स, जिसे सौंदर्या को चिढ़ाने में बहुत मजा आता था। आज भी उसने वही किया। अब जब उसका मिशन पूरा हो चुका था तो उसने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की कलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हैं देव? मेरी कलाई छोड़िए। पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ, लेकिन पहले मेरी कलाई छोड़िए, सब देख रहे हैं।
हाँ तो उन्हें देखने दो ना, लेकिन पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। हाँ दे दूंगी, प्लीज पहले मेरा हाथ छोड़ दीजिए। नहीं, पहले जवाब। अच्छा जल्दी पूछो। अगर फ्यूचर में कोई लड़की मुझसे आकर मेरा पर्सनल नंबर मांगे तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या पता, आपका नंबर है तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। अब छोड़िए मेरा हाथ। सौंदर्या ने ये कहकर जैसे ही अपनी कलाई उससे छुड़ानी चाही, देव की पकड़ और मजबूत हो गई। क्या तुम्हें जलन हो रही है सौंदर्या? मुझे क्यों जलन होगी? तो ठीक ठाक आंसर क्यों नहीं दे रही हो तुम? बोलो ना, मुझे क्या करना चाहिए? तो सुनिए, आपको उन्हें सीधे बता देना चाहिए कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे साथ बेहद खुश हैं, तो वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहें। खुश? अब छोड़िए मेरा हाथ। देव को सौंदर्या का ये जवाब कुछ हद तक ठीक लगा, लेकिन वो अब भी उसकी कलाई छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की तरफ देखा, जो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसके गोरे गालों पर लटकते बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ? ये कहते हुए देव सौंदर्या के चेहरे पर झुकता चला जा रहा था। उसके होठ सौंदर्या के नर्म मुलायम होठों के इतने करीब थे कि वो किसी भी समय आपस में मिल सकते थे। सौंदर्या की सांसें बढ़ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो कभी भी देव की बाहों में गिर पड़ेगी। दोनों के होंठ एक दूसरे से सिर्फ एक सांस की दूरी पर थे। तभी देव ने सौंदर्या के गालों पर चिपके बालों को अपने हाथों से हटाते हुए उसकी कलाई छोड़ दी। उसने देव की तरफ देखा, जो अब भी सौंदर्या को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अपनी शर्म को छुपाने के लिए सौंदर्या ने तुरंत अपने स्टॉल के पास जाकर देव की तरफ पीठ कर ली। तभी देव को अपने पास खड़े देखकर वो फिर डर गई। अब क्या है? कुछ खास नहीं। अच्छा ये बताओ, एक दिन में स्टॉल से तुम कितनी इनकम एक्सपेक्ट करती हो? आप कहना क्या चाहते हैं? जो पूछा जाए उसका जवाब दो। ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी की लड़कियों के कारण बहुत कम समय में हमारी अच्छी इनकम हो गई थी, लेकिन आज कुछ खास नहीं। आई थिंक रोज का 5,000 का बिजनेस हो, तभी हम सारे प्रोडक्ट्स का कॉस्ट निकालकर मंथली 50 to 60,000 इनकम के बारे में सोच सकते हैं। सौंदर्या के मुंह से ये सुनकर देव ने तुरंत अपने राइट हैंड चेतन को एक मैसेज भेजा कि वो जल्दी से आकर सौंदर्या के स्टॉल का सारा सामान खरीद ले, क्योंकि देव जानता था कि हर रोज अपना करोड़ों का नुकसान करके वो सौंदर्या के स्टॉल पर फेरी वालों की तरह नहीं बैठ सकता था और ना ही सौंदर्या से अपनी असलियत कह सकता था। ऐसे में उसने बीच का रास्ता निकालने के लिए ये आइडिया सोचा। तभी गजेंद्र प्रताप हाथों में लंच बॉक्स लिए वहां पहुंच गए। आइए आइए, आप ही की कमी थी। आज क्या स्पेशल लाए हैं अपनी बहू के लिए? वो तुम डिब्बा खोलने के बाद खुद ही देख लेना, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने सौंदर्या के स्टॉल के बारे में चेतन से कुछ बात की? ये भी अभी थोड़ी देर में आप खुद ही देख लीजिएगा। ये कहते हुए देव लंच बॉक्स खोलकर बैठ गया, जिसमें आज उसकी पसंद का खाना और कुछ नट्स थे जो वो सौंदर्या के लिए लाए थे। देव बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। तभी गजेंद्र प्रताप ने उसे कुछ याद दिलाया। तुम शायद भूल रहे हो, सौंदर्या ने भी कुछ नहीं खाया है। उसे भी बुलाओ, वो भी आकर कुछ खा ले। मैं तब तक स्टॉल संभालता हूं। आपकी बहू है ना, आप जाकर बुला लाइए। अच्छा, सिर्फ मेरी बहू है और तुम्हारी? खैर, इसलिए चेतन को बोलकर उसके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने कंधे पर ले रहे हो, जिससे वो ये स्टॉल बंद कर दे। ये आपको किसने बताया? ये मत भूलो, तुम्हारा बाप हूं मैं। तो आप भी सुन लीजिए, ये सब मैं सौंदर्य के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि अपना कीमती समय मैं यहां खड़े होकर बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं अपना समय बचा रहा हूं बस। बस? तो आपको क्या लगता है, जिस लड़की से शादी करके मुझे 15 दिन भी नहीं हुए, उसके लिए मैं इतना सोचूंगा?
कम से कम मुझसे तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा डैड। देखते हैं। इनकी बातें चल ही रही थीं कि तभी बहुत महंगी गाड़ी सौंदर्या के स्टॉल पर आकर रुकी और उसमें से एक महंगा सूट बूट पहने, आंखों पर धूप के चश्मे के साथ कानों में ब्लूटूथ लगाए एक जेंटलमैन बाहर निकला। ये चेतन था। उसे देखकर सौंदर्या के पास खड़ी औरतें और दूसरे स्टॉल वाले हैरान थे। चेतन को अपनी तरफ आते देख सौंदर्या कुछ देर तक उसे एकटक देखती रही। फिर न जाने क्या सोचकर वो उसे इग्नोर कर अपने दूसरे कामों में लग गई। सौंदर्या का ये बिहेवियर देख देव और गजेंद्र प्रताप को थोड़ा सा अजीब लगा। तभी गजेंद्र प्रताप सौंदर्या के पास आए। बेटा, मुझे ये कोई मालदार पार्टी लगती है, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें इससे अपना स्टॉल दिखाना चाहिए। कोई फायदा नहीं पापा, ये यहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं जानती हूँ इन्हें पापा, इसीलिए मुझे पता है कि ये यहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे। सौंदर्या की ये बात सुनकर गजेंद्र प्रताप सोचने लगे, सौंदर्या चेतन को कैसे जानती है? अगर वो चेतन को जानती है तो जरूर उन दोनों के भी बारे में जानती होगी। आखिर कैसे जानती है सौंदर्या चेतन को? क्या दोनों पहले भी मिल चुके हैं या बात कोई और है? क्या सौंदर्या चेतन के साथ साथ देव और गजेंद्र प्रताप की असलियत से भी वाकिफ है? अब क्या करेंगे देव और गजेंद्र प्रताप? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चेतन स्टॉल पर खड़े होकर बड़े गौर से सौंदर्या के सारे प्रोडक्ट्स को देख रहा था, लेकिन सौंदर्या उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। सौंदर्या के इस बिहेवियर को देखकर गजेंद्र प्रताप और देव दोनों बड़े ही हैरान थे। तभी गजेंद्र प्रताप के बाद देव भी सौंदर्या के पास आ गया। तुम इसके बारे में क्या जानती हो सौंदर्या? यही कि ये मिस्टर यहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे। तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ से कुछ नहीं खरीदेगा? इनका महंगा सूट बूट, महंगी गाड़ी और हाई एटीट्यूड देख रहे हो? पता नहीं क्यों मुझे ये शख्स तुम्हारी तरह लग रहा है। मतलब ये कि क्या कंगाल होने से पहले तुमने कभी इस तरह किसी नाइट मार्केट में जाकर चीजें खरीदी थी? मुझे याद है जब मैंने पहली बार तुम्हारे लिए इसी तरह के एक स्टॉल से कपड़े खरीदे थे, तो तुमने उन्हें पहनने से पहले कितना मुंह बनाया था। तुम्हें लगता है ये आदमी ये सब चीजें खरीदेगा या इसके घर की औरतें ये चीजें इस्तेमाल करेंगी? नो वे। चेतन को देखकर सौंदर्या का जो ऑब्जर्वेशन था वो बिल्कुल सही था, लेकिन देव इस तरह से मामला हाथ से निकलने नहीं दे सकता था। उसने दोबारा कोशिश की। तुम सच में उस आदमी को अपना स्टॉल नहीं दिखाना चाहती सौंदर्या? तुम कहते हो तो दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है वो सिर्फ देखेगा और लेगा कुछ नहीं। बट एनीवे। ये कहकर सौंदर्या चेतन के पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुरा दी। ये पहला मौका था जब चेतन अपने बॉस की वाइफ से पर्सनली मिल रहा था। आखिर ऐसी क्या बात है इस लड़की में जो बिलियनियर राजेंद्र प्रताप जी ने अपने इकलौते बेटे की शादी इससे करवा दी, और इसने भी बॉस को स्टॉल के सामने खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। चेतन की घूरती नजरें सौंदर्या को पसंद नहीं आई। उसने ऊंची आवाज में चेतन को फटकार लगाई। ऐसे क्या देख रहे हैं मिस्टर? आप मुझे घूरने आए हैं या मेरे स्टॉल के प्रोडक्ट्स खरीदने? सौंदर्या की ऊंची आवाज सुनकर चेतन ने देव की तरफ देखा, जो उसे ही गुस्से से घूरे जा रहा था। अपनी गलती रियलाइज होते ही चेतन सौंदर्या से उसके स्टॉल के सामान के बारे में पूछने लगा, लेकिन सौंदर्या अब भी उससे नाराज थी। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कपड़े या बैग? एक्चुअली हमारी कंपनी हमारी फीमेल एम्प्लॉयज को दिवाली बोनस के साथ साथ कुछ गिफ्ट्स भी देना चाहती है, और आपके स्टॉल पर सारे प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हैं, तो मैं सब खरीदना चाहता हूँ। सब खरीदना चाहते हैं? अब आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। ये लीजिए एडवांस, और बाकी के पैसे आप जब सारा सामान पैक करके मेरी गाड़ी में लोड करवा देंगी, आपको मिल जाएंगे। डिजिटल पेमेंट के जरिए
25,000 रुपए मिलने की अनाउंसमेंट सुनकर सौंदर्या को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसे वो हाईली इग्नोर कर रही थी वो एक बार में ही उसका स्टॉल खाली कर देगा, वो भी प्राइस नेगोशिएट किए बगैर। आप हमसे बल्क में इतना कुछ ले रहे हैं, आप चाहे तो हम कुछ प्राइस कम कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं मैडम। इनफैक्ट हमने गिफ्ट्स के लिए जो बजट बनाया था, यही चीजें उससे भी कम प्राइस में मिल रही हैं हमें। और आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। ओह थैंक यू सर, आप बैठिए, मैं अभी ये सारा सामान पैक करवा देती हूँ। पापा, देव प्लीज यहाँ आइए। सौंदर्या की एक आवाज पर देव और गजेंद्र प्रताप को दौड़ते देख चेतन भी पैकिंग में उनकी मदद करने लगा और आंख बचाकर उसने गजेंद्र प्रताप को हेलो कहा, जिसके जवाब में उन्होंने चेतन को गुड जॉब कहते हुए अपना अंगूठा दिखाया। लगभग आधे घंटे में सारी पैकिंग हो चुकी थी और चेतन डिजिटल पेमेंट के थ्रू बाकी के 25,000 रुपए देकर जा चुका था। एक ही बार में सौंदर्या के स्टॉल का सारा सामान बिकता देख सारे स्टॉल वाले हैरान थे, लेकिन सौंदर्या खुशी से पागल हो गई थी। एक दिन में 50,000 रुपए की कमाई, आई डोंट बिलीव इट देव। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। मुझे यकीन है फ्यूचर में तुम्हें इससे भी ज्यादा खुशी मिलेगी। सच पापा, मुझे सचमुच उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मेरा भी अच्छा समय शुरू हो जाएगा। स्टॉल समेटकर सभी घर आ गए थे और धूल से भरे मार्केट प्लेस से लौटकर देव नहाने चला गया। 2 दिन धूल और गंदगी से भरे मार्केट प्लेस में खड़े रहने के बाद आज देव को ये छोटा सा घर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन आज भी उसे अपना आलीशान महल याद आ रहा था। संडे का दिन सुकून से बिताने के बाद अगला दिन मंडे था, ऑफिस का दिन। सौंदर्या और देव दोनों को आज समय से थोड़ा पहले ऑफिस जाना था। तभी सौंदर्या ने अपनी स्कूटी से देव को रेलवे स्टेशन छोड़ने का प्रपोजल दिया। आप चाहे तो मैं अपनी स्कूटी से आपको रेलवे स्टेशन छोड़ सकती हूँ। थैंक्स सौंदर्या, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मेरी इस शान की सवारी के होते हुए पैदल क्यों जाएंगे आप? चलिए बैठिए, मैं आपको मिनटों में रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगी। रोड के दूसरी तरफ देव की आलीशान कार खड़ी थी। उसका ड्राइवर दीपक देव का इंतजार कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी देव को सौंदर्या की छोटी सी स्कूटी पर बैठना पड़ा। देव के लिए ये पहला मौका था जब वो स्कूटी पर बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लंबे पैर कहां और कैसे रखे। उस पर हवा से बातें करती सौंदर्या की स्पीड देखकर देव घबरा गया। प्लीज अपनी स्कूटी जरा धीरे चलाओगी तुम? अरे क्या बच्चों की तरह डर रहे हैं आप? घबराइए मत, गिराऊंगी नहीं आपको। सौंदर्या के कहने पर देव खामोश जरूर हो गया था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई थी। इसके अलावा हमेशा अपनी एयर कंडीशन कार में सफर करने वाला देव छोटी छोटी गाड़ियों की आवाजों और धूल से सने रास्तों से परेशान हो चुका था। उसे लग रहा था उसने सौंदर्या की स्कूटी पर बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सौंदर्या, ये रास्ता बहुत खराब है, क्या तुम अपनी गाड़ी की स्पीड कम करोगी प्लीज? चिल देव, मुझे पता है रास्ता कैसा है, तुम बस आराम से पीछे बैठो और सफर का मजा लो। तभी स्पीड ब्रेकर के अचानक सामने आते ही सौंदर्या ने ब्रेक लगाया और ना चाहते हुए भी देव ने अपने दोनों हाथों से सौंदर्या की कमर पकड़ ली। उसे लगा जैसे उसके मजबूत हाथों में कोई कोमल कमल का फूल आ गया हो, जो हल्की लचक से भी टूट सकती है। देव कुछ देर उसी तरह अपने हाथों से सौंदर्या की कमर पकड़े बैठा रहा और सौंदर्या ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे इतने साल अकेले रहने के बाद उसने देव का एहसास और उसका साथ एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन दोनों के बीच की खामोशी सौंदर्या को खल रही थी। अच्छा देव, आपने बताया नहीं आप किस कंपनी में जॉब करते हैं? बताया तो था, एक IT कंपनी है, नया स्टार्टअप है लेकिन अच्छी है।
इसी तरह बातें करते करते दोनों कब रेलवे स्टेशन पहुंच गए पता ही नहीं चला। आज देव ने सौंदर्या की खरीदी हुई शर्ट पहनी थी। हैंडसम तो वो था ही, लेकिन ये शर्ट उस पर काफी जच रही थी। तभी सौंदर्या ने देव को छेड़ना चाहा। आज तो जच रहे हो देव बाबू, देखना फिर किसी की नजर ना लग जाए, वरना दोष मुझे ही देंगे आप। वेरी फनी। आई नो। एनीवे, अब आप जाइए, दिल लगाकर काम कीजिए और खूब पैसे कमाइए। एक बात बताओ सौंदर्या, क्या तुम मनी एडिक्ट हो? जब देखो तब तुम मुझे सिर्फ खूब पैसे कमाने के लिए कहती हो। तो नहीं कहूँ, अगर आपको बुरा लगता है तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि हमें मिलकर पैसे बचाने हैं और एक घर खरीदना है, उसके लिए तो ज्यादा पैसे कमाने होंगे ना। देव और सौंदर्या बातें कर ही रहे थे कि सामने से मुस्कुराते हुए सुजॉय उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सुजॉय ने देव को ऊपर से नीचे तक देखा। ओहो, क्या बात है देव, नई शर्ट एंड ऑल। हाँ, शायद कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या? लगता है तुम्हें फिर जॉब से लात मारकर निकाल दिया गया है। मैंने ठीक कहा ना सौंदर्या? बाय द वे सौंदर्या, अपने पति को सेटल करना ही था तो मुझसे कह देती यार, मैं उसके लिए जॉब ढूंढ देता। लेकिन ये नाइट स्टॉल एंड ऑल, इट्स सो चीप, सो चीप। एनीवे, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे ब्रदर इन लॉ अपनी कंपनी के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रहे हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम उन्हें रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड आई थिंक तुम्हारे जैसे 0 IQ लेवल वालों के लिए ये ऑप्शन बेटर होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सौंदर्या? एम आई राइट? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स का IQ लेवल 0 होता है? भूल गए वो दिन जब तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी और तुम खुद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ रहे थे? ये मत भूलो, हर जॉब का अपना प्राइड होता है। ये कहकर सौंदर्या ने सुजॉय के सामने देव का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ते ही पीछे मुड़कर फिर सुजॉय को देखा। और हाँ, अगर मेरे हस्बैंड को कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करनी पड़ी तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड तुम्हारी तरह कम अकल और बददिमाग नहीं है। वो बहुत टैलेंटेड है और बिजनेस में नुकसान होने के बावजूद वो एक अच्छी IT फर्म में काम कर रहे हैं। हर बार सुजॉय से अपने लिए सौंदर्या को लड़ते देख देव को बहुत अच्छा लगता था, और जिस तरह सौंदर्या उसे मेरे हस्बैंड कहती थी, देव को वो भी सच में अच्छा लगने लगा था। और हो भी क्यों ना, इतने कम दिनों में सौंदर्या ने ना सिर्फ देव के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी, बल्कि उसके कई मिथ्स भी तोड़ दिए थे। देव लगातार सौंदर्या को देखे जा रहा था। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना टैलेंटेड समझती हो। आपको कोई शक है अपने टैलेंटेड होने में? नहीं, लेकिन फिर भी क्या? यही कि कोई और लड़की होती तो एक कंगाल हस्बैंड को अपने घर में रखने के बजाय उसे कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन तुम उन्हें से बहुत अलग हो, सो आई एम इम्प्रेस्ड। वो तो मैं हूँ। अब अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्स खत्म हो गए हो तो ऑफिस के लिए निकलिए, वरना लेट हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर तुम्हारे लिए मुझे पैसे भी तो कमाने हैं ना। दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देख सुजॉय जल भुनकर राख हुआ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कंगाल फटीचर में ऐसा क्या है जो सौंदर्या उसके लिए किसी से भी लड़ जाती है। वहीं सौंदर्या को लग रहा था कि वो बहुत मनहूस खड़ी थी जब उसने सुजॉय को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन ऑफिस में शनाया नजर नहीं आ रही थी, तो उसने उससे बात करनी चाहिए। हेलो सौंदर्या, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ यार, तू कहाँ है ये बता। दोनों की बातें चल ही रही थी कि पीछे से रुद्र के रोने की आवाज आई। सौंदर्या समझ गई कि शनाया अभी भी घर पर है। उसने जब वजह पूछी तो शनाया उदास हो गई। सुजॉय को लगता है बच्चों की बीमारी की वजह मेरी जॉब है, इसीलिए उसने मुझे स्ट्रिक्टली घर पर रहने को कहा है। और तेरी मदर इन लॉ? उन्होंने अपने कमर दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनाया की तकलीफ सुनकर सौंदर्या ने ठान ली कि अब सुजॉय को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुजॉय को सबक सिखाने के लिए अब क्या करेगी सौंदर्या? क्या इस काम में देव सौंदर्या की मदद करेगा? आखिर कैसे दोनों मिलकर शनाया की परेशानी का हल निकालेंगे? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ
पॉकेट एफएम पर। शनाया को जॉब और बाहर की दुनिया से दूर रखने की सुजॉय और उसके मदर इन लॉ की इस चाल के बारे में सुनकर सौंदर्या का पारा चढ़ चुका था। अपने ही बेटे के बच्चों की देखभाल करने के लिए इस तरह का घटिया पैतरा अपनाया है इन दोनों ने। आई डोंट बिलीव इट। और सुजॉय, ही सच अ कावर्ड। एनीवे, इनके बारे में तो हम बाद में सोचते हैं, लेकिन अभी हमें सबसे पहले बच्चों के लिए एक अच्छी आया का इंतजाम करना है। बात तो सही है सौंदर्या, लेकिन इतनी जल्दी अच्छी आया मिलेगी कहाँ से? यू डोंट वरी फॉर दैट। मैं पापा से बात करती हूँ। वो गांव के हैं तो हो सकता है उनकी जान पहचान का कोई ऐसा हो जो शहर आकर काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता हो। हम उसे तेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। क्या बोलती है तू? मैं तेरे साथ हूँ, तो प्लीज आज ही उनसे बात कर। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जस्ट काम शनाया। तू फिलहाल ये सोच कि तू इन माँ बेटे का भांडा कैसे फोड़ेगी, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब वही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपनी मदर इन लॉ से ज्यादा गुस्सा सुजॉय पर आ रहा है। कितना कमीना है ये सुजॉय। घर में रहकर बच्चों को संभालती हो तो मुझे फूहड़ और बदसूरत कहता है, और बाहर जाकर जॉब कर रही हूँ तो केयरलेस का टैग लगा दिया है, और इस तरह की चीप टैक्टिक्स अपना रहा है। आई कांट बिलीव कि मैंने इससे शादी करने के लिए अपनी फैमिली से झगड़ा किया था। जो होना था सो हो गया शनाया। अब बीती बातों को याद करने से क्या होगा? तो ये सोच कि अब आगे क्या, जिससे तुझे फ्यूचर में पछताना ना पड़े। चल, अब मैं काम में लग रही हूँ, तू भी टेंशन मत ले। एवरीथिंग विल बी फाइन। टेक केयर। सौंदर्या के फोन रखते ही शनाया जैसे ही अपने कमरे में गई, उसकी मदर इन लॉ ने उसे पुकारा। शनाया उसकी पुकार को अनसुनाकर अपने बच्चे को सुलाने लगी, लेकिन उनके लगातार चिल्लाने से वो उनके कमरे में गई। उसे देखते ही सावित्री देवी फूट पड़ी। तेरे जैसी बहू होने का क्या फायदा जब मैं प्यासी ही मर जाऊं? आपको लगता है आप इतनी जल्दी मरेंगी? खैर, ये बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? तेरी शक्ल इतनी अच्छी तो है नहीं जिसे देखने के लिए मैं तुझे बुलाऊंगी। मुझे पानी चाहिए था। शनाया ने देखा पानी से भरा जग और एक ग्लास उनके बेड के ठीक बगल में रखा है। शनाया अच्छी तरह समझ रही थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उसने पानी की तरफ देखा, फिर अपनी सास की तरफ। अरे ऐसे ही खड़ी खड़ी मुझे घूरती रहेगी या पानी भी पिलाएगी? हे भगवान, ऐसा बुढ़ापा किसी को मत देना। शनाया बिना कुछ कहे उन्हें पानी पिलाकर अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी सावित्री देवी ने शनाया को फिर से आवाज लगाई। डॉक्टर ने बताया है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसीलिए डॉक्टर ने बताया है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसीलिए खाने में हल्का फुल्का ही खाना है, समझी? अब जा। जी माँ जी। शनाया को इस कदर मुस्कुराते देख सावित्री देवी को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि अब वो बच्चों की चैं चैं से खूब दूर जाकर आराम करेंगी और शनाया को खूब तंग करेंगी। वहीं साइंस स्टूडेंट रही शनाया ने जैसे ही सावित्री देवी के मुंह से यूरिक एसिड की बात सुनी, वो बहुत खुश थी। थैंक यू माँ, आपने अपनी गर्दन खुद मेरे हाथ में दे दी। अब बस आप देखते जाइए आपकी ही पसंद से मैं कैसे आपका शिकार करती हूँ। शनाया जानती थी कि यूरिक एसिड में सी फूड खाना जहर खाने जैसा है। ऐसे में बंगाली फैमिली से बिलोंग करने वाली सावित्री देवी सी फूड की दीवानी थी। उसने बिना वक्त गवाए बच्चों को सुलाया और मार्केट जाकर रात के डिनर के लिए सी फूड की जितनी वैरायटी मिल सकती थी सब ले आई। सिर्फ यही नहीं, रात के डिनर पर उसने अपनी सिस्टर इन लॉ देबोश्री को इनवाइट करने के लिए सुजॉय को भी कॉल कर दिया। लगभग 5 बार कॉल करने के बाद सुजॉय ने शनाया का कॉल उठाया। अरे क्या है शनाया, क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो यार? नाराज क्यों हो रहे हो सुजॉय? आज तो ऑफिस में कुछ खास काम नहीं होता है। एनीवे, मैं इसलिए कॉल कर रही थी कि एंड व्हाट डू यू मीन कि कुछ काम नहीं होता? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ टाइम पास करने आता हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा।
एनीवे, मैं इसीलिए कॉल कर रही थी कि टाइम निकालकर तुम देवोदी को डिनर पर इनवाइट कर देना और पॉसिबल हो तो शाम को घर आते वक्त उन्हें भी साथ ले आना। कल रात और आज सुबह हुए झगड़े के बाद शनाया का ये बिहेवियर सुजॉय को हजम तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। हाँ ठीक है, अब फोन रखो, आज मैं बहुत बिजी हूँ। रात को जब सुजॉय अपनी बहन देबो के साथ घर गया तो उसे लगा और दिनों की बजाय आज घर का माहौल और शनाया काफी प्लेजेंट लग रही हैं। जब वो डिनर टेबल पर बैठे तो सी फूड की इतनी वैरायटी देखकर सबके होश उड़ गए। बेटे के आते ही बेड से उठकर डिनर टेबल पर आई सावित्री देवी के मुंह में पानी आ गया था। स्मेल्स गुड। आज कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या शनाया? खाने के लिए स्पेशल ओकेजन? एक्चुअली काफी दिनों से घर का माहौल काफी टेंस्ड हो गया था, सो आई थॉट क्यों ना हम सब मिलकर आज रात का डिनर साथ करें। और फिर तुम्हारे साथ देवोदी को भी सी फूड इतना पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना हम मिलकर सी फूड डिनर पार्टी करें। शनाया की बात सुनकर सभी ने टेढ़ी स्माइल के साथ एक दूसरे को देखा और खाना सर्व करने लगे। लेकिन जैसे ही सुजॉय अपनी माँ की प्लेट में उनकी पसंद की क्रैब करी सर्व करने लगा तो शनाया ने टोक दिया। ये तुम क्या कह रहे हो सुजॉय? क्या तुम माँ को मारना चाहते हो? What rubbish! तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शनाया? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग को जरूर कुछ हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो जानते हो ना कि माँ का यूरिक एसिड कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो अपने बेड से हिल भी नहीं पा रही है। अब ऐसे में ये क्रैब करी अगर माँ खाएंगी तो उनका यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा। हो सकता है उन्हें पैरालिसिस भी हो जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम शनाया? ये मैं नहीं देवोदी, ये तो डॉक्टर कहते हैं। सी फूड में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड होता है और उनमें से भी क्रैब में सबसे ज्यादा। अगर मेरा भरोसा ना हो तो तुम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो सुजॉय। एनीवे, माँ आप ये खाइए। ये कहते ही शनाया ने सावित्री देवी के सामने रखी प्लेट में खिचड़ी सर्व कर दी। सामने टेबल पर इतनी सारी स्वादिष्ट डिशेस होने के बावजूद सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सुजॉय और देबो को शनाया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगा कि उनकी भूख ही मर गई। बस सावित्री देवी अब भी ललचाई नजरों से खाने की तरफ देख रही थीं, क्योंकि दोपहर को उन्होंने ही शनाया से कुछ हल्का बनाने को कहा था। सुजॉय के साथ सावित्री देवी और देवोश्री तीनों सोच रहे थे कि अपने ही झूठ में वो बुरी तरह फंस चुके हैं। सुजॉय ने शनाया की तरफ देखा। ओ कम ऑन, आई नो, इतना तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता शनाया। लो माँ खाओ। ये कहकर सुजॉय ने सावित्री देवी की खिचड़ी वाली प्लेट में थोड़ी सी क्रैब करी के साथ एक टुकड़ा फिश फ्राई परोस दिया, जिसे सावित्री देवी एक बार में ही चट कर गई। उन्होंने ललचाई नजर से एक बार फिर सुजॉय और देवो की तरफ देखा, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। वो अपनी माँ से मुंह फेर कर खाना खाने लगे और सावित्री देवी को ना चाहते हुए भी वही फीकी खिचड़ी खानी पड़ी। शनाया बहुत खुश थी। उसने सोचा इन चांडालों से निपटना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था। खाना खाने के बाद सावित्री देवी जैसे ही अपने कमरे में गई, शनाया हाथ में एक टैबलेट लेकर आई। मैं समझ रही हूँ माँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। सुजॉय को क्या पता, जहर की क्वांटिटी चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन उससे होता तो नुकसान ही है ना। एनीवे, आप प्लीज जल्दी से ये दवाई खा लीजिए। आपके शरीर में सी फूड का असर खत्म हो जाएगा। मैं ये कैसी टैबलेट तू मुझे दे रही है? ये तो सुजॉय कहाँ है? वो देवोदी को घर छोड़ने गए हैं। लेकिन आप सुजॉय को क्यों पूछ रही हैं? आपको लग रहा है मैं आपको कोई गलत दवाई दे रही हूँ? मैंने ऐसा कहा? तो मैं इसका क्या मतलब समझूं माँ? एक बात बताइए माँ, आपको सचमुच यूरिक एसिड है ना? तो तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देख मेरे रिपोर्ट्स। क्या मेरे साथ डॉक्टर्स भी झूठ बोलेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा माँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको टैबलेट खा लेनी चाहिए।
अगर आप सुजॉय का इंतजार करेंगी तो बहुत देर हो जाएगी। सावित्री देवी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने ना चाहते हुए भी वो टैबलेट ले ही ली। तभी लगभग आधे घंटे बाद सुजॉय अपनी मस्ती में झूमते हुए घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ के कमरे में गया। डोंट वरी माँ, कल मैं आपको अपने साथ बाहर लेके जाऊंगा और आपकी पसंद का सी फूड क्विजीन भी खिलाऊंगा, ओके? अरे कल की कल देखेंगे। अभी जो उस चुड़ैल ने मुझे टैबलेट खिला दी है उसका क्या? कौन सी टैबलेट माँ? अरे मुझे क्या पता, उसने मुझे खिलाई। उसने खिलाई और आपने खा ली? नालायक, तू यहाँ खड़े होकर मुझसे ही बहस करता रहेगा या उससे भी कुछ पूछेगा? शनाया, शनाया, कौन सी दवाई खिलाई तुमने माँ को? हाँ? सुजॉय की चीखती आवाज सुनकर बच्चों को कमरे में सुला रही शनाया दौड़ कर आई। उसने दोनों को बारी बारी से देखा। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बच्चे अभी सोए हैं, उठ जाएंगे। अब ज्यादा बनो मत। तुमने मेरी माँ को कौन सी दवाई खिलाई, बताओ? शनाया दौड़कर टैबलेट ले आई थी और सुजॉय के कुछ कहने से पहले उसने वो रिपोर्ट्स दिखाई जो अभी कुछ देर पहले सावित्री देवी ने उसे दिखाई थी। शनाया ने उन्हें जो दवाई दी वो रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल कंडीशन में देने के लिए लिखी गई थी। ये देखकर सुजॉय चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा जो पसीने में तरबतर थी। उन्हें लगा उनकी सांसें अटकती जा रही हैं। सावित्री देवी के हेल्थ पर क्या होगा इस टैबलेट का असर? क्या अब दोनों शनाया के सामने अपना झूठ एक्सेप्ट कर लेंगे या कोई और चाल चलेंगे? अब शनाया का अगला दाव क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो हम अगला एपिसोड फिर लेके आएंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।